नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज आपको एनोडाइजिंग पढ़ाएंगे। एनोडाइजिंग क्या होता है, हालांकि आप लोग पढ़े होंगे शायद, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आपके किताब का ही कंटेंट है, उससे ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं, तो मैं इसको बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जैसे एनोडाइजिंग क्या होता है। पहले एक एग्जाम्पल और चीज़ों का लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को वैद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत लेपन में हम क्या करते हैं, जैसे वस्तुएं हो गई, उपकरण हो गया, आभूषण वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता था और उसका कोरोजन नहीं होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली लेयर को क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। पतली फिल्म जो कि अदृश्य होता है, पतली फिल्म को चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है, उस पर मूर्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो पतली फिल्म चढ़ाकर रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा के लिए एनोडाइजिंग प्रक्रिया का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया हम क्यों करते हैं कि किसी मेटल पर, जैसे आपका आयरन हो गया या फिर स्टील हो गया, या ऐसे मेटल्स जो वायुमंडल में नमी के वजह से जो है उनका संक्षारण होने लगता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएंगे या नमी के संपर्क में आने से उनका जब संक्षारण होने लगता है, मूर्छा पकड़ लेता है, तो उनका संक्षारण होता है। तो उससे बचाने के लिए हम एनोडाइजिंग प्रोसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जिस प्रकार वैद्युत लेपन द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वैद्युत लेपन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पर लिखा गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा वस्तुओं, उपकरणों, एक आभूषणों पर सजावटी परिसज्जा की जाती है, उसी प्रकार मेटल्स पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली अदृश्य फिल्म मतलब लेयर होता है, चढ़ाकर रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा के लिए एनोडाइजिंग प्रक्रिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एनोडाइजिंग क्यों बोला जाता है, जैसे जिस वस्तु के ऊपर हमें लेपन करना है। ठीक है, जिस वस्तु के ऊपर हमें लेपन करना है, तो उसको हम कैथोड की जगह हम एनोड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। एनोड के रूप में यूज करेंगे और उसके ऊपर एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जो कि अदृश्य होता है। एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, एनोडाइजिंग के केस में इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमको क्या कर देना है, चढ़ा देना है। एनोडाइजिंग में क्या होता है, देखिए उसमें गैल्वेनाइजिंग में क्या होता था, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली लेयर जो कि अदृश्य होती है, चढ़ाई जाती है, जिससे संक्षारण इसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, इसमें मूर्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस प्रक्रिया में वस्तुओं को कैथोड की जगह एनोड के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें जिस वस्तु के ऊपर हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को चढ़ाना है जो कि अदृश्य है, उसको हम किसके रूप में यूज करेंगे, एनोड के रूप में यूज करेंगे, कैथोड की जगह पर। ठीक है, एनोड के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, ये जो कैथोड की जगह किसका यूज किया जाता है, एनोड का। ये कंपटीशन में भी क्या किया गया है, पूछा गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। एनोडाइजिंग क्यों कहते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें लेयर चढ़ाना है जो कि अदृश्य है, उसको हम कैथोड की जगह पर एनोड की तरह हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। मतलब बहुत से मैग्नेटिक मेटल्स ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय हवा में नमी के कारण केमिकल रिएक्शन होने से रस्ट या मूर्छा लग जाता है। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो वायुमंडलीय हवा में नमी के कारण केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें रस्ट लग जाता है या मूर्छा लग जाता है, जिससे धातुओं का क्षरण होने लगता है। क्षरण निम्न कारणों से होता है।
एक तो धातुओं की प्रकृति क्या है भाई, धातु सिंपल सी बात है, धातु आपका क्या है, आयरन का है कि आपका एल्युमिनियम का है कि मैग्नीशियम का है कि गोल्ड है कि सिल्वर है कि क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, धातुओं की प्रकृति क्या है, इस पे भी होता है। नमी, गैसों व रसायनों आदि के संपर्क में आने से भी संक्षारण होता है। एक तो धातु की प्रकृति कैसी है इस पर भी डिपेंड करेगा कि संक्षारण उसका कम होगा, उस पर कम होगा कि ज़्यादा होगा, संक्षारण उसका कम होगा कि ज़्यादा होगा। दूसरा, नमी के संपर्क में आने से, गैसों के संपर्क में आने से, रसायनों के संपर्क में आने से भी क्या होता है, क्षरण होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कारण है। तो वही लिखा है कि क्षरण निम्न कारणों से क्या होता है। तो अब इसी के बारे में फिर जो है हम नीचे आपको बता रहे हैं कि संक्षारण प्रभाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत विश्लेषण द्वारा मेटल की सतह पर एक असक्रिय, एक नॉन एक्टिव, एक असक्रिय धातु की अत्यंत पतली अदृश्य एक समान परत जमाई जाती है जिसे एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको पता चल गया कि संक्षारण कैसे होता है। जैसे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो वो उनकी प्रकृति क्या है, वो नमी के संपर्क में आकर, गैसों के संपर्क में आकर, रसायनों के संपर्क में आकर उनका संक्षारण होने लगता है। तो उस संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक अत्यंत पतली अदृश्य एक समान लेयर उसके ऊपर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। और किस माध्यम से चढ़ाई जाती है, एनोडाइजिंग प्रोसेस के माध्यम से चढ़ाई जाती है। किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है और इसमें एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है, इसका संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस चैप्टर आपका जल्दी ही समाप्त होने वाला है। अगले 2 लेक्चर में इसको मैं समाप्त कर दूंगा। 4 सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान दें, उनके लिए पावर प्लांट भी चलेगा, आज या कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए अभी इसमें कुछ और चीज़ें बाकी हैं जिसे हम आपको बता रहे हैं। अभी जहाँ तक लिखे थे ना आप उसके नीचे, तो एनोडाइजिंग के लिए मतलब एनोडाइजिंग के लिए इसके लिए 3% क्रोमिक एसिड घोल को, किसके लिए, एनोडाइजिंग के लिए, इसके लिए जहाँ तक लिखे थे ना उसी के नीचे, इसके लिए 3% क्रोमिक एसिड, 3% क्रोमिक एसिड घोल को विद्युत विश्लेष घोल को विद्युत विश्लेष की तरह प्रयोग करके, विद्युत विश्लेष मतलब आपका हो गया जैसे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो 3% क्रोमिक एसिड घोल को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, की तरह प्रयोग करके 10 से 30 एम्पियर, 10 से 30 एम्पियर पर वर्ग मीटर
की धारा घनत्व करंट डेंसिटी, ठीक है, मतलब 10 से 30 एम्पियर पर वर्ग मीटर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी I अपान क्या है, A है। तो ये क्या है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर, और ये किस में है, एम्पियर है, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो 10 से 30 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की धारा घनत्व की धारा आधा घंटे से, धारा घनत्व की धारा 1/2 घंटे से 1 घंटा तक प्रवाहित की जाती है। 1 घंटा तक प्रवाहित की जाती है। तब एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की, तब एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की पतली अदृश्य असक्रिय परत, असक्रिय फिल्म को लेयर बोल सकते हैं। असक्रिय को पैसिव भी बोल सकते हैं, असक्रिय को पैसिव लिख लीजिए। पैसिव फिल्म एनोड के रूप में प्रयुक्त धातु की सतह पर जमा हो जाते हैं। प्रयुक्त मेटल की सतह पर जमा हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यह है कि 3% क्रोमिक एसिड का हम घोल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल लेंगे जो कि एक बर्तन में रखा होगा, और जिस मेटल पर हमें या जिस मैग्नेटिक मेटल पर हमें क्या करना है, इस ऑक्साइड फिल्म को चढ़ाना है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की ऑक्साइड फिल्म को चढ़ाना है, उसको इलेक्ट्रोलाइट वाले बर्तन में हम कैथोड की जगह एनोड के रूप में उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसको, इस मेटल को एनोड के रूप में यूज करेंगे, और उसमें जो है 10 से 30 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की धारा घनत्व कितने घंटे तक प्रवाहित करेंगे, आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक प्रवाहित करेंगे। तब जा करके एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की लेयर जो है उस मेटल पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें 3% क्रोमिक एसिड घोल, कोई घोल है जो जिसमें 3% क्रोमिक एसिड है, इसमें क्या है, घोल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। 3% इसमें क्या है, 3% क्रोमिक एसिड है। भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, आपका एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक कैथोड होगा और क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मैग्नेटिक मेटल है, तो मैग्नेटिक मेटल को हम क्या बनाएंगे, कैथोड ना बनाकर उसे हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक मेटल है, ठीक है। तो अब ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एनोड हो गया और क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इधर से करंट हमारी आएगी। तो करंट प्रवाहित करेंगे तो कितना करंट प्रवाहित करेंगे, 10 से 30 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की धारा घनत्व 1 घंटे से 1/2 घंटे से 1 घंटे तक इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है हमारा, जिसमें 3% क्रोमिक एसिड का घोल है।
मतलब ये 3% क्रोमिक एसिड का क्या है, घोल है। ठीक है, तो अब जब करंट प्रवाहित करेंगे ना, तो इसके ऊपर जो है हमारा वो लेयर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। इसके ऊपर लेयर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, वो भी Al2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका फार्मूला देख लीजिएगा, मैं तो केवल वैसे हिंदी में लिखा हूँ, इसका केमिकल फार्मूला मैंने नहीं लिखा है अभी तक। अभी शायद Al2O ही होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो यही कह रहा है कि 3% क्रोमिक एसिड के घोल में हम जिस मेटल के ऊपर हमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है, उसको हम एनोड के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इतने से लेकर के इतना एम्पियर की धारा, इतना एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की धारा घनत्व की धारा जो है 1/2 घंटे से लेकर के 1 घंटे तक हम इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, देखना है। तो एनोडाइजिंग आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी इसमें कुछ और है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको बस वैसे ही पढ़ना है, मेन पॉइंट। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर क्या होगी, चढ़ेगी। और इसमें जिसके ऊपर हमें चढ़ाना है, जिसके ऊपर हमें चढ़ाना है उसको हम एनोड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा के लिए रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा के लिए परिसज्जा के लिए 5 से 20% तक 5 से 20% तक के गंधक अम्ल 20% तक के गंधक अम्ल घोल को भी विद्युत विश्लेष की तरह प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत विश्लेष की तरह यूज किया जा सकता है। ये कह रहा है ना कि अगर और ज़्यादा रक्षात्मक, आपको और ज़्यादा रक्षा करना है, और ज़्यादा अच्छे से उसे सजावटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5% से 20% तक के गंधक अम्ल घोल को भी आप विद्युत विश्लेष के रूप में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा चमक उत्पन्न होगा हमारा, और ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। एनोडाइजिंग आपका समाप्त हो गया। इसमें 2 टॉपिक और बचा हुआ है, और 2 टॉपिक अगले लेक्चर में मैं इसको क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।